हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। होम साइंस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए फिर हम लेकर आए हैं आपके होम साइंस की 100 सीरीज, जिसमें हम 100 क्वेश्चंस करते हैं, बट इसको पार्ट वाइज करते हैं, यानी 50-50 क्वेश्चन पर डे कंप्लीट करते हैं तो आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो सीरीज़ हम कंटिन्यू कर रहे हैं, इस सीरीज़ के माध्यम से आप हर एक एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो आपका टीजीटी पीजीटी हो या नेट हो या DSSB हो, LT GIC, हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्लासेस हो रही हैं वो इम्पॉर्टेंट है। यानी ये जो प्रैक्टिस सेशन है ये आपके हर एक एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। तो कोई भी ये ना सोचे कि मैम मेरे एग्ज़ाम के लिए अलग से, हालांकि जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं उनके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी हमने कंटिन्यू किया है, तो वो भी आप देखते जाइए अगर आप स्पेशली टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पीजीटी का तो ऑलरेडी आपका कैंसिल हो गया था पेपर। यहाँ पे आपके टीजीटी वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करें। फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने 100 सीरीज़ की ओर, और जो हमारी पिछली क्लासेस हो चुकी हैं उनको भी देखिएगा, उनमें भी आपके हर तरीके के प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है। एंड आज की जो क्लास है वो हमारी 3rd क्लास है। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, आप वहाँ जाके डायरेक्टली सारी क्लासेस देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मेरी क्लासेस आएँ उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप क्लास आसानी से ज्वाइन कर पाएँ। आप चाहें तो आप शेयर भी कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि उनको भी इस सेशन का लाभ हो सके। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। गुड इवनिंग एवरीवन, जो लोग आज जुड़े हैं मेरे साथ। चलिएगा, पहला क्वेश्चन है आप सभी लोगों के सामने। प्राणी के शरीर के विभिन्न अंगों को बांधे रखने का कार्य रूप है, यानी प्राणी के शरीर के विभिन्न अंगों को बांधे रखने का कार्य रूप है। आपके ऑप्शन ए है पेशी कोशिकाओं का, बी है आच्छादक कोशिकाओं का, सी है संयोजी कोशिकाओं का और डी है तंत्रिका कोशिकाओं का। यहाँ पे 100 सीरीज की खास बात ये है कि इसमें आपको केवल आंसर करना है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती है, केवल हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। यानी आप एक किसी मॉक टेस्ट की तरह ले सकते हैं कि भाई अगर हम 50 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 50 क्वेश्चन में आप ये देखिए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो एक तरीके से अपने आप को चेक करने का बेहतरीन तरीका है ये। ठीक, तो बताइएगा इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होने वाला है, बताइएगा। यहाँ अगर हम बात करें इसके करेक्ट आंसर की, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, संयोजी कोशिकाओं का। तो जिन स्टूडेंट ने ऑप्शन सी टिक किया है उन स्टूडेंट का आंसर सही है। चलिएगा, इजी है। कई गृह विज्ञान की प्रकृति है, ठीक है, विज्ञान, बी है कला, सी है कला और विज्ञान और डी है इनमें से कोई नहीं। तो काफी इजी क्वेश्चन है, बेसिक है ये। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, आई होप आप सभी ने आंसर दिया होगा, ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर है, यानी कला और विज्ञान दोनों। ठीक है, आप जानते हैं इसमें होम साइंस में बहुत सारे स्टूडेंट का ये मानना है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा लोगों को गृह विज्ञान के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से उनका पॉइंट यही रहता है कि गृह विज्ञान जो लड़कियां लेती हैं, अभी तो आधे लोगों को ये नहीं पता होगा कि गृह विज्ञान लड़के भी पढ़ते हैं। बेसिकली उनका मानना ये रहता है कि गृह विज्ञान मतलब घर की चीज़ें पढ़ने को है, उसके अलावा कुछ नहीं। बट अगर हम गृह विज्ञान को देखें, जो हमारा होम साइंस सब्जेक्ट है, उसमें होम के बाद साइंस लगता है, यानी आधे से ज़्यादा पार्ट आपका साइंस का है। तो यानी साइंस जानते ही हैं डिफ़िकल्ट होती ही है, तो इसका मतलब है इजी बिल्कुल भी नहीं है। जिन लोगों का एक्चुअली आधे लोगों ने सब्जेक्ट ही इसी वजह से लेते हैं कि होम साइंस में थोड़ा सा नंबर गेन करने में हेल्प होगी, बट इजी होगा, बट ऐसा भी नहीं है कि इजी है। हाँ, बस ये है कि अगर आपका इंटरेस्ट अच्छा है तो होम साइंस में बहुत अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है, आपकी है 10, बी है 28, सी है 12 और डी है 48 यानी 48। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है आपका सी, 12, यानी 12 जोड़ों में होता है। आपका टोटल कितना होता है, 24। ठीक है, तो 12 12 आपका 24। चलेगा,
नेक्स्ट है मांसपेशियां जल, प्रोटीन, खनिज लवण तथा वसा आदि का प्रतिशत है। मांसपेशियां जल, प्रोटीन, खनिज लवण तथा वसा आदि का प्रतिशत है, कितने परसेंट है? 70, 35, 50, 25, यानी 70, 35, 50 या 25%, कितना प्रतिशत होगा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर। सो यहाँ अगर हम बात करें सो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, लेकिन अगर आपको कई दफ़ा ऐसे मिलते हैं कि 70 से 75 के बीच, तो आपका ये भी आपका करेक्ट होगा। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, मांसपेशियां शरीर के कुल भाग के लगभग कितने प्रतिशत होते हैं? तो जो मांसपेशियां हैं वो शरीर के कुल भाग के लगभग कितने प्रतिशत होते हैं? आपके ऑप्शन हैं 60%, बी है 80, सी है 90 और डी है आपका 50%। बताइएगा, मांसपेशियां शरीर के कुल भाग के लगभग कितने प्रतिशत होते हैं? सो यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी 50। लेकिन आपको अगर दिखे 40 से 50 अगर बोला जाए कि 40 से 50%, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, मुंह में आरंभ होकर या मुंह से आरंभ होकर मल द्वार तक जो मार्ग जाता है उसे कहते हैं। तो मुंह से आरंभ होकर मल द्वार तक जो मार्ग जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं आपके छोटी आंत, बी है बड़ी आंत, सी है पाचन तंत्र और डी है आहार नाल। तो मुंह से प्रारंभ होकर, ठीक है, मल द्वार तक जो मार्ग जाता है उसे हम आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका आहार नाल। ऑप्शन जो डी है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हमारा शरीर निम्न में से कितने प्रतिशत जल से निर्मित है? इज सो इजी, 80, 90, 65 से 70 या फिर 80 से 90। तो कौन सा आपको सही लग रहा है इन ऑप्शनों में से? सो यहाँ आंसर है आपका ऑप्शन सी 65 से 70%। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट है आपका एक मोटे व्यक्ति को खाने में कम प्रयोग करना चाहिए। तो आज के क्वेश्चन इजी लग रहे हैं ना स्टूडेंट? काफी। वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन। ऐसा नहीं है सारे क्वेश्चन इजी होंगे, बट हर बार जो आपकी सीरीज आएगी उसमें डिफरेंट टाइप के आपको क्वेश्चन दिखेंगे। जैसे मान लो अगर हम 50 क्वेश्चन कर रहे हैं इजी, सो आपके जो आगे 50 क्वेश्चन होंगे वो टफ होंगे। ठीक, ये याद रखिएगा, ताकि ऐसा ना हो कि टफ करते करते आपको खुद से लगने लगे कि भाई मेरी तैयारी तो बहुत कमज़ोर है, मुझे और पढ़ना चाहिए। तो थोड़ा सा ईजी भी रहना चाहिए साथ में। तो एक मोटे व्यक्ति को खाने में कम प्रयोग करना चाहिए। क्या कम प्रयोग करना चाहिए? नेचुरल सी बात है, फैट। क्योंकि अगर फैट का यूज़ ज़्यादा करेंगे, वसा का यूज़ ज़्यादा करेंगे तो ओबेसिटी होने का खतरा बढ़ जाएगा, यानी मोटापा। नेक्स्ट है रेटिना की अंग का भाग है। रेटिना मतलब किस अंग का भाग है यहाँ पे? ठीक, रेटिना किस अंग का भाग है? नाक का, आंख का, कान का या फिर सिर का? सो रेटिना किस अंग का भाग है स्टूडेंट? तो रेटिना आपके आंख का भाग है। ऑप्शन जो बी है, बी ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृहिणी द्वारा बचत करने का उद्देश्य है। तो गृहिणी द्वारा बचत करने का उद्देश्य क्या है? महंगी वस्तुओं को खरीदना, बी है अपने शान को सुरक्षित बनाने के लिए, सी है भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए या फिर डी है उपरोक्त सभी के लिए। तो गृहिणी द्वारा बचत करने का जो पर्पस होता है वो क्या होता है भाई? जो आपकी गृहिणी हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, वो बचत क्यों करती हैं? तो बचत करने का मेन पर्पस यही है कि टू सिक्योर द फ्यूचर, यानी फ्यूचर को सुरक्षित बनाने के लिए ही हम क्या करते हैं? सिक्योर रखते हैं, यानी बचत करते हैं। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिएगा, पायरिया रोग होता है। ऑप्शन ए कानों में, दांतों में, आंख में या फिर नाक में। तो पायरिया रोग होता है, बताइएगा। पायरिया रोग होता है आपका दांतों में, एक तरीके से मेवाद पड़ जाती है, ठीक है,
एक तरीके से कीड़े लग जाते हैं, दांत खोखला हो जाता है, मेवात भी पड़ जाती है, ब्लड भी आने लगता है और धीरे धीरे आपका दांत भी गिर जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट है। ठीक, चलिएगा। नेक्स्ट है आपका प्लास्टिक की वस्तुएं साफ करनी चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं चूने से, राख से, सर्फ तथा साबुन से या फिर नींबू से। तो अगर आप प्लास्टिक की वस्तुएं साफ करेंगे तो किससे करेंगे? तो अगर हमें प्लास्टिक की वस्तुएं साफ करनी होंगी तो हम साफ करेंगे आपके सर्फ तथा साबुन से। ठीक है, सर्फ और साबुन का इस्तेमाल करके हम अपनी जो प्लास्टिक की वस्तुएं हैं उन्हें साफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, प्राकृतिक संवातन के अंतर्गत आता है। आपके ऑप्शंस हैं वातानुकूल, बी है एग्जॉस्ट फैन, सी है संवहन धाराएं और डी है इनमें से सभी। तो प्राकृतिक संवातन के अंतर्गत आता है वातानुकूल, एग्जॉस्ट फैन, संवहन धाराएं, इनमें से सभी। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें सो ऑप्शन सी संवहन धाराएं आपका क्या है? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट है नाइट्रोजन गैस का प्रमुख कार्य है। तो नाइट्रोजन का जो मेन जो फंक्शन है वो क्या है? ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करना, बी है ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को बढ़ाना, सी है कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करना और डी है ओजोन के प्रभाव को कम करना। तो जो नाइट्रोजन गैस है उसका कार्य क्या है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? तो ये जो कार्य है वो जो फंक्शन है वो है ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करना। ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट है, यानी ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को क्या करना? कम करना। चलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है परिवार की कुशल अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। परिवार की कुशल अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। ऑप्शन ए आवश्यक बचत पर, बी है आवश्यकताओं के समन्वय पर, सी है विवेकपूर्ण बचत पर या फिर डी है आवश्यक खर्च में कटौती पर। बताइएगा आंसर क्या होगा। परिवार की कुशल अर्थव्यवस्था निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? आपके सामने क्वेश्चन है, बताइएगा आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका विवेकपूर्ण बचत पर। ठीक है, विवेकपूर्ण बचत, ऑप्शन जो सी है वो आपका क्या है? करेक्ट है। चलिएगा नेक्स्ट। आधुनिक समय में पर्दों, कालीन, फर्श आदि को साफ करने का सर्वोत्तम यंत्र है। आधुनिक समय में पर्दों, कालीन, फर्श आदि को साफ करने का सर्वोत्तम यंत्र है। आपके ऑप्शंस हैं झाड़ू, बी है ब्रश, सी है वैक्यूम क्लीनर और डी है झाड़न। बताइएगा आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो है ऑप्शन सी वैक्यूम क्लीनर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस प्रकार के बर्तनों को साफ करने के लिए नींबू तथा नमक का प्रयोग होता है? तो किस प्रकार के अगर आपको बर्तन साफ करने हैं तो नींबू नमक का इस्तेमाल करेंगे। आपके ऑप्शंस हैं चांदी, बी है तांबे के हरी जंग लगे, सी है फर्नीचर और डी है आपका पत्थर। तो नींबू और नमक का प्रयोग मतलब कैसे बर्तन साफ करने के लिए आप करते हैं? तो यहाँ है आपके तांबे के हरी जंग लगे जो बर्तन हैं। ठीक है, तांबे के बर्तन। तो आप ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट है, ये आपका होगा। ठीक, नेक्स्ट। सूर्य की किरणों से निम्न में से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन ई या फिर विटामिन डी। तो जो आपका सूर्य की किरणों से प्राप्त जो विटामिन है वो आपका विटामिन डी है। ठीक है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और सूखा रोग जैसी बीमारियां आपकी होती हैं। चलेगा क्वेश्चन नंबर 19 है टाइफाइड रोग का कारण है। तो टाइफाइड रोग का कारण क्या है? सल्मोनेला टाइफी, बी है स्टेप्टोकोकस टाइफी, सी है प्लासोडियम और डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो टाइफाइड रोग का कारण बताना है आपको, बताइएगा।
टाइफाइड रोग का कारण क्या है? तो यहाँ अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, सो राइट आंसर है सल्मोनेला टाइफी। ऑप्शन जो बी ए है वो आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी लोगों के सामने। मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति को शारीरिक कार्य करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा ऊर्जा की, ठीक है, अब आपको बताना है इसके आगे, कम आवश्यकता होती है, अधिक आवश्यकता होती है, बराबर हो सकती है, मतलब हो सकता होती है जो भी है, ठीक है, उसको थोड़ा वो करो, ठीक है, मतलब बराबर आवश्यकता हो सकती है, कम हो सकती है, अधिक हो सकती है, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ये हिंदी का थोड़ा सा इशू है। तो मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति को शारीरिक कार्य करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा ऊर्जा की, ठीक है, आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे कम आवश्यकता होती है। एक तरीके से भाई ऊर्जा जो करने वाले व्यक्ति हैं, शारीरिक काम करने में ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो नेचुरल सी बात है उनको थोड़ा सा कम नीड होगी उस चीज़ की। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 ये गायब हो गया, छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, संक्रामक रोग फैलता है, संक्रामक रोग फैलता है, ऑप्शन ए है वायु द्वारा, बी है जल द्वारा, सी है जीव जंतुओं द्वारा और डी है इन सभी से। तो जो आपका संक्रामक रोग है वो फैलता है, बताइएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सभी आपका करेक्ट होगा, वायु द्वारा, जल द्वारा, जीव जंतुओं द्वारा, ठीक, आपके तीनों सही हैं। नेक्स्ट, प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा क्या है स्टूडेंट, बताइएगा। डॉक्टर द्वारा दिए गए विशेष चिकित्सा को हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं, या फिर पानी में डूबने पर दी गई चिकित्सा, सी है डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी को दी गई चिकित्सा, या फिर बिच्छू के काटने पर दी गई चिकित्सा। तो प्राथमिक चिकित्सा मतलब क्या है? और क्वेश्चन नंबर 23। तो प्राथमिक चिकित्सा उस चिकित्सा को कहते हैं जो डॉक्टर के पहुंचने से पहले दी जाती है। भाई किसी को चोट लग गई, किसी को जैसे मान लो किसी को सांप ने ही कट कर दिया है ना, अब वहां तक अस्पताल पहुंचते पहुंचते हो सकता है उसकी डेथ हो जाए, तो उससे पहले जो भी आप कर सकते हो भाई, मतलब जहाँ पे काटा हुआ है उसके ऊपर थोड़ा सा बांध सकते हो, ताकि वो जो जहर है वो पूरी जगह, जो पूरी बॉडी है उसमें ना फैले। उन्हें सोने नहीं देना चाहिए, मादक पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ऐसे कुछ आपके उपाय हैं। या किसी को चोट लग गई तो आप कुछ लगा दे रहे हैं, खून रोकने के लिए आप कुछ कर दे रहे हैं, ताकि जब तक वो हॉस्पिटल जाए तब तक वो उसका ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा खून बह जाए। तो थोड़ा डेंजर जोन से आप उसको थोड़ा बाहर निकाल सकते हो। इस सिचुएशन में प्राथमिक चिकित्सा आपकी हेल्प करती है। नेक्स्ट है आपका, पसीना सोखने की सबसे अधिक क्षमता होती है, पसीना सोखने की सबसे अधिक क्षमता होती है टेरिकॉट वस्त्र में, बी है सूती वस्त्र में, सी है नायलॉन वस्त्र में, या फिर डी है रेशमी वस्त्र में। तो पसीना सोखने की सबसे अधिक क्षमता होती है किस वस्त्र में होती है, बताइएगा। तो ये जो पसीना सोखने की जो आपका है, इसमें आपका सबसे ज़्यादा होता है आपका सूती वस्त्र में, कॉटन के जो आपके कपड़े होते हैं उनमें, यानी ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट होगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 25, खाद्य पदार्थों की संरक्षण के लिए कौन सी विधि अधिक वैज्ञानिक है? ए है आपका रासायनिक विधि, बी है भौतिक विधि, सी है वितरण विधि और डी है इनमें से कोई नहीं। कल के लिए आप रेडी हो जाइएगा। कल की जो आपकी क्लास होगी उसमें हम करेंगे आपके यूजीसी नेट जैसे आपके क्वेश्चन, मतलब ज़्यादातर आपके उस सीरीज़ में क्वेश्चन जो इंक्लूड होंगे वो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर, LTGIC और यूजीसी नेट जैसे एग्ज़ामों के लिए वो क्वेश्चंस होंगे। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो ये सीरीज़ में हर तरीके के प्रश्न इंक्लूड किए जाएंगे, लेकिन आज का जो सीरीज़ है उसमें मैंने उस लेवल के क्वेश्चन को इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट है। सो आपके नेक्स्ट सीरीज़ में आपको ये सब मिलेगा। सो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका फिजिकल मेथड, यानी भौतिक विधि। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिएगा,
नेक्स्ट है, निम्न में से प्राकृतिक स्रोत से कौन सा तत्व प्राप्त किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 26, नायलॉन, बी सूत, सी पॉलिस्टर और डी ए व सी दोनों। बताइएगा आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया। आज तो वैसे करवा चौथ है और करवा चौथ तो महिलाओं के लिए है जिनकी शादी हो गई है। फिलहाल तो मुझे लग रहा है कुछ लड़कियां वैसे भी रह ले रही हैं, नहीं? तो कौन कौन है करवा चौथ बताइएगा। तो यहाँ पे 26 का राइट आंसर क्या है? 26 का राइट आंसर होगा आपका नायलॉन। वैसे मैं आपको बता दूं कि आज के दिन मेरे पापा जी का बर्थडे, मेरे पापा प्यार से पापा जी, आज मेरे पापा का जन्मदिन है और हर एक करवा चौथ के दिन पापा का जन्म होता है। मतलब डेट वाइज नहीं मनाते हैं, तो ऐसे करके मना देते हैं, तो इस दिन सेलिब्रेशन अलग टाइप हो जाती है। वंध्यता के लिए जिम्मेदार हो सकता है, आपके ऑप्शंस हैं केवल पुरुष, बी है स्त्री और पुरुष दोनों, सी है केवल स्त्री और डी है आपका स्त्री तथा पुरुष में से कोई भी। वंध्यता के लिए जिम्मेदार हो सकता है, ठीक है? बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्त्री और पुरुष दोनों इसके जिम्मेदार हो सकते हैं। ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट है। चलिएगा, महिला के अंडाशय में कौन से हार्मोन उत्पन्न होते हैं? तो महिला के अंडाशय में कौन से हार्मोन्स आपके उत्पन्न होते हैं? प्रोजेस्टेरॉन, बी है एस्ट्रोजन, सी है रिलैक्सिन और डी है इनमें से सभी। बताइएगा महिला के अंडाशय में कौन से हार्मोन उत्पन्न होते हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ अगर हम बात करें 28 क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आपका प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन सभी हैं, मतलब इनमें से सभी आपका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है? चलिएगा, नेक्स्ट है, थकान दूर करने के उपाय हैं। कमरे का तापमान मौसम के अनुरूप होना, बी है आपका आसपास का वातावरण शांत होना, सी है कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं करना और डी है कोई कार्य ना करना। तो यहाँ पे आपका थकान दूर करने के उपाय आपसे पूछे गए हैं। बताइएगा थकान दूर करने के उपाय क्या हैं? तो यहाँ मतलब है आसपास का वातावरण शांत होना, ठीक है? इधर उधर चहल पहल और बहुत ज़्यादा आवाज़ें होती रहती तो भी अंदर से थकावट फील होने लगती है। तो अगर थकावट दूर करनी है तो रिलैक्स होने के लिए एक शांत जगह होनी चाहिए ताकि हम रिलैक्स कर सकें। नेक्स्ट है, प्राकृतिक निसंक्रमण क्या है? रोगाणुओं को जलाना, बी है रोगाणुओं को उबालकर नष्ट करना, सी है अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना और डी है फिनाल द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना। तो जो आपका प्राकृतिक निसंक्रमण है वो क्या है, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर जो 30 है उसका आपका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ अगर हम बात करें तो ऑप्शन जो आपका सी है अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा रोगाणुओं को क्या करना, नष्ट करना। ऑप्शन जो सी है वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन NIPCCD की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शंस हैं 4 जुलाई 1975, 3 मई 1975, 5 जुलाई 1978 और 8 मार्च 1945। तो बताइएगा राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन की स्थापना कब हुई? तो यहाँ अगर हम बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3 मई 1975। अब देखिएगा यहाँ पे बात करें तो एक्ट जो आपका अधिनियम है
1860 में, उसके तहत क्या है 1966 में हुई थी ये, ठीक है। हालांकि 1975 में जो आपका ICDS है उसके पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक शीर्ष संस्थान के रूप में इसको एक तरीके से मान्यता मिली थी। तो 3 मई 1975 मान्यता। अगर यहाँ पे आपका पूछा जाएगा तो आपका जो अधिनियम है 1860 के तहत 1966 में ये हुआ था और आपके 1975 में ICD अधिकारियों के तहत इसको एक तरीके से मान्यता मिली थी। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा ध्वनियों का शोर निम्न में से किसमें है, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं फौजी राइफल, बी है हवाई हमले में सायरन, सी है लाउड स्पीकर और डी है रॉक संगीत। तो 32 क्वेश्चन का अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट है, हवाई हमले में आपका सायरन, ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, स्मॉग अर्थात वायु प्रदूषण से उत्पन्न धूम कोहरा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आपके ऑप्शंस हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, बी है हाइड्रोजन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और डी है आपका मीथेन गैस। तो स्मॉग अर्थात वायु प्रदूषण से उत्पन्न धूम कोहरा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो क्या महत्वपूर्ण है स्टूडेंट, आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ऑप्शन जो ए है वो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गर्भावस्था में आरक्तता से बचने का उपाय है। तो गर्भावस्था में आरक्तता से बचने का उपाय है, ऑप्शन ए है पर्याप्त विश्राम करना, बी है दूध पीना, ठीक, सी है प्रतिदिन विश्राम करना और डी है पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक एवं संतुलित आहार ग्रहण करना। तो गर्भावस्था में आरक्तता से बचने का उपाय है, यानी एनीमिया से बचने का एक तरीके से उपाय क्या है, वो उपाय आपका है पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक एवं संतुलित आहार ग्रहण करना। ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है दांतों के स्वास्थ्य के लिए गर्भकाल में कौन से पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। तो दांतों के स्वास्थ्य के लिए गर्भकाल में कौन से पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं आम, संतरा, अमरूद और चीकू। बताइएगा दांतों के स्वास्थ्य के लिए। वैसे तो देखिएगा अगर हम यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो आपके सभी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ऑल पे आप टिक कर सकते हैं और अगर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात करें तो आपका संतरा भी है, ठीक है। दांतों के लिए आपका विटामिन सी काफी हेल्प करता है। बाकी ऑल पे आप टिक कर सकते हैं। प्रथम 4 सप्ताह में होने वाले शिशु मृत्यु का कारण है। तो प्रथम 4 सप्ताह में होने वाले शिशु मृत्यु का कारण क्या है। ऑप्शन ए है श्वासावरोध, ठीक है, मतलब सांस लेने में अवरोध उत्पन्न होना, बी है जन्मजात असमताएं, सी है आपका पूर्ण कालिकत और डी है इनमें से सभी। तो प्रथम 4 सप्ताह में होने वाले शिशु मृत्यु का कारण क्या है। तो यहाँ पे अगर हम बताएं आपको, शिशु मृत्यु का कारण श्वासावरोध भी है, उसके साथ साथ आपका जन्मजात असमताएं भी हैं, पूर्ण कालिकत भी है और इनमें से सभी, मतलब आपका ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट है सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप है। सभी प्रकार की जो शर्करा है उसका सरलतम रूप है पैक्टोज, बी है ग्लैक्टोज, सी है ग्लूकोज और डी है लैक्टोज। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। आंसर है आपका, बताइएगा, ग्लूकोज। ऑप्शन जो सी है वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अमाशय में उपस्थित रहता है। तो कौन सा एंजाइम अमाशय में उपस्थित रहता है। आपके ऑप्शंस हैं पेप्सिन, बी है रेनिन, सी है लाइपेज और डी है इनमें से सभी। बताइएगा कौन सा एंजाइम अमाशय में उपस्थित रहता है। तो यहाँ पे आपका पेप्सिन भी है, रेनिन भी है और लाइपेज भी है, यानी ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिएगा आई होप आप मेरे साथ साथ आंसर कर रहे होंगे। नेक्स्ट है हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है।
आपके ऑप्शंस हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, बी है सोडियम क्लोराइड, सी है कैल्शियम कार्बोनेट और डी है कैल्शियम फास्फेट। तो हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है, ये आपसे पूछा गया है। 39 का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे अगर हम बात करें आपके करेक्ट आंसर की, तो करेक्ट आंसर है आपका कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कैल्शियम फास्फेट आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, बिना सिकुड़न वाला वस्त्र तैयार किया जाता है। बिना सिकुड़न वाला वस्त्र तैयार किया जाता है, आपके ऑप्शंस हैं सिंजिंग के द्वारा, बी है कैलेंडरिंग के द्वारा, सी है टेंटरिंग के द्वारा और डी है सेंपराइजिंग के द्वारा। जो लोग मेरी इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ना चाहते हैं, अनब्रेकेबल प्रतिभा नाम से है, आप सर्च करके जुड़ सकते हैं। तो बिना सिकुड़न वाला वस्त्र तैयार किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 40 है आप सभी के सामने। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सेंपराइजिंग के द्वारा, ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, कूइंग और बलबलाना वाणी विकास की अवस्था है। तो कूइंग और बलबलाना वाणी विकास की अवस्था है प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, आपकी मध्य अवस्था या फिर अंतिम अवस्था। कूइंग और बलबलाना, तो ये जो आपकी स्टेज है ये आपकी है सेकेंड स्टेज, ऑप्शन बी। ठीक। नेक्स्ट MMR रिप्रेजेंट, तो आपका जो MMR है वो दर्शाता है, ऑप्शन ए मिजिल्स, मेप्स और रूबेला, बी है मेमल्स, मलेरिया और रिकेट्स, सी है निजिल्स, पंपस और रिकेट्स और डी है इनमें से कोई नहीं। MMR दर्शाता है, तो जो आपका MMR दर्शा रहा है वो दर्शा रहा है आपका मिजिल्स, आपका मेम्पस और आपका रूबेला, यानी ऑप्शन जो ए है आपका राइट आंसर है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, गृह प्रबंध की प्रक्रिया में गतिविधियों का सही अनुक्रम बताइए। तो गृह प्रबंधन की प्रक्रिया जो है, जो प्रोसेस है, उसकी गतिविधियों का सही क्रम क्या होगा? आयोजन, संगठन, मूल्यांकन या क्रियान्वयन, बी है आयोजन, संगठन, क्रियान्वयन, मूल्यांकन, सी है आयोजन, क्रियान्वयन, संगठन और मूल्यांकन और डी जो ऑप्शन है वो शायद नीचे चला गया है, आयोजन, मूल्यांकन, संगठन और क्रियान्वयन। बताइएगा इसका जो आपका क्रम लगेगा वो कैसे लगेगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें आपके क्रम की, ठीक है, किसकी बात करें? आपके क्रम की, तो सबसे पहले आपका क्या होगा? आयोजन, फिर होगा आपका संगठन, देन होगा आपका क्रियान्वयन और फिर लास्ट में आपका मूल्यांकन यानी इवेल्युएशन आएगा। यानी स्टार्टिंग आपका होगा प्लानिंग से, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, एक तरीके से इम्प्लीमेंटिंग और एक आपका इवेल्युएशन। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन और आपका इवेल्युएशन, ये आपका सीक्वेंस लगेगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 44, मोरी बाना एक तरीका है, रंग योजना का, पुष्प सज्जा का, गृह व्यवस्था का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका मोरी बाना है वो एक तरीका है, तो ये आपका जो तरीका है वो है आपका फ्लोरल डेकोरेशन का, यानी पुष्प सज्जा का एक तरीका है ये। ऑप्शन जो बी है आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीव्रता दर्शाता है। तीव्रता क्या दर्शाता है? चमकीलापन या गाढ़ापन, बी है गहरापन या गाढ़ापन, सी है चमकीलापन या धुंधलापन और डी है गाढ़ापन या धुंधलापन। तो तीव्रता दर्शाता है, बताइएगा क्या? यहाँ पे ब्राइटनेस और एक तरीके से आपका थिकनेस, यानी ब्राइटनेस और थिकनेस, चमकीला या गाढ़ापन, ये आपका क्या होगा?
करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 46, निम्नलिखित में से आपका किनकी दोहरी नोक वाली डार्ट है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत है। निम्नलिखित में से किनकी दोहरी नोक वाली डार्ट है। आपका प्लांट्स, आपका बी है पेंच, सी है फिश और डी है ड्रेस मेकर्स। बताइएगा, दोहरी नोक वाली डार्ट है। तो जो दोहरी नोक वाली डार्ट है वो स्टूडेंट, वो आपकी कौन सी है, वो आपकी फिश डार्ट है। कौन सी? फिश डार्ट है, यानी ऑप्शन जो सी है वो आपका राइट आंसर है। 47 क्वेश्चन आप सभी के सामने, इनमें से कौन बड़ी आंत का अंग नहीं है। तो ये जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से बताना है कि बड़ी आंत का अंग कौन सा नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं सीकन, बी है कोलन, सी है इलियम और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका बड़ी आंत का अंग नहीं है स्टूडेंट, वो आपका है ऑप्शन सी इलियम। इलियम आपका बड़ी आंत का अंग नहीं है। ठीक है। 48, परिवार कल्याण कार्यक्रम आरंभ हुआ 1976 में, 1977 में, 1980 में, 1984 में। तो जो आपका परिवार कल्याण कार्यक्रम आरंभ हुआ था स्टूडेंट, उसका जो ईयर है वो है 1977 में। ऑप्शन जो बी है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, एकीकृत बाल विकास योजना शुरू हुई थी। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम वाज स्टार्टेड इन 1975, 1965, 1977 और 1948। तो एकीकृत बाल विकास योजना शुरू हुई थी, उसका जो ईयर है स्टूडेंट वो है ऑप्शन ए 1975 में। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। तो हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा, ठीक है, याद रखिएगा, कौन सा आपका खनिज आवश्यक है। ऑक्सीजन, सल्फर, पोटेशियम या फिर आपका लोहा। तो हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए आपका पोटेशियम आवश्यक है। ऑप्शन जो सी है वो आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट ये रही आपके आज की 50 क्वेश्चंस, और आने वाले सेशन में हम 50 क्वेश्चंस करेंगे। सो आपके हो जाएंगे टोटल आपके 100 क्वेश्चन। ठीक है। सो 2 दिन में आपका ये सीरीज कंप्लीट हो जाता है, और ऐसे ही लगातार सीरीज का आनंद लेने के लिए, अपनी प्रैक्टिस को और मजबूत करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और आपको बता दो स्टूडेंट, कल का जो आपका सेशन है वो और भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कल के सेशन में हम करेंगे आपके हाई लेवल के क्वेश्चन, और उसमें थोड़ा सा आपको समय लग सकता है, क्योंकि 50 क्वेश्चन करेंगे तो आपको समय लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके उस अकॉर्डिंग होंगे। बट ऐसा नहीं कि पूरे क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफिकल्ट ही रखूंगी, आपके इजी, मॉडरेट एंड टफ हर तरीके के प्रश्न आपको कल के सेशन में मिलेंगे। तो आई होप आज आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा, आपको आज के क्वेश्चन हेल्पफुल लगे होंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का, और एक क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बने रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। बाय बाय।